हेलो नमस्कार स्टूडेंट। सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लेवल मैथ्स पे स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक उम्मीद है कि सभी लोग एकदम ईमानदारी से, एकदम पूरी मेहनत के साथ, पूरे रिदम के साथ तैयारी कर रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। सब अपना चाहते होंगे कि हमारा मार्क्स अच्छे से अच्छा स्कोर हो, बहुत अच्छा बने। जैसे कि कुछ पेपर आपके 80 मार्क्स के जो भी हैं, तो 80 में से 80, 100 ऑफ 100, कुल मिला के हम 100 ऑफ 100 गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक मिस्टेक्स करते होंगे एग्जाम के टाइम में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो छोटी छोटी गलतियां कर देते होंगे एग्जाम के टाइम, जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। 5 एग्जाम हैक्स में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। 5 एग्जाम हैक्स आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जरूरी होने वाला है। जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे 5 एग्जाम हैक्स हैं क्या, क्या क्या गलतियां हैं जो हम बार बार करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए, क्या चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में, बहुत ही जल्द एक दो दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इन चीजों पे बहुत जरूरी है ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों पे ध्यान देना। तो आज के लेक्चर में मैं जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ वो बेस्ड ऑन टोटल सेल्फ एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन टोटल एंड अनदर एक्सपीरियंस। ऐसे टीचर जो आपके 10 साल 15 साल से आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं, ऐसे टीचर जो आपके एग्जाम पेपर्स को सेट कर रहे हैं, उन सभी टीचर्स से बात करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, हम बहुत सारी चीजें ऐसे मालूम चली, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई जिनको हम बोल सकते हैं सीक्रेट्स ऑफ द टीचर। जो आपकी कॉपीज को चेक करते हैं, जो आपके एग्जाम को पेपर को सेटअप करते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस हिसाब से नंबर देते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। तो ये टेंथ और 12th दोनों में से यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास 10th एग्जाम स्ट्रेटजीज, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस होना है। क्लास 10th ही नहीं, क्लास 12th के लिए भी होना चाहिए ये, कि सेम सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मस्ट नहीं कि जो स्ट्रेटजी मैं बताने चल रहा हूँ सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस इसलिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या मैथमेटिक्स के नाम से डर रहे हैं। मतलब मैथमेटिक्स का नाम आ गया तो हाय तौबा हो गया कि क्या हो गया सर, कैसा आ गया सर, कैसे सॉल्व करना, मतलब सब हाय तौबा में निकल गया। तो दैट मीन्स क्लास 10th और क्लास 12th सभी की स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सबकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहला पॉइंट डिस्कस का क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा डिस्कस का क्या, 5 इंपॉर्टेंट हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो पांचों इंपॉर्टेंट हैक्स कौन कौन से हैं, वो पांचों इंपॉर्टेंट हैक्स को अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहला हमारा हैक्स कौन है, सबसे पहला हैक हमारा कौन है, गिव रीजन। सबसे पहला हैक कौन सा हमारा, गिव रीजन। गिव रीजन का सेंस यहाँ पे देखो, गिव रीजन जो हमको दिया गया है यहाँ पे, गिव रीजन जो आपका सेंस है, ये गिव रीजन का जो सेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये गिव रीजन आपका जो भी सेंस है, सबसे पहला सेंस आपका क्या है, गिव रीजन। गिव रीजन क्यों, कब देना है, क्यों देना है गिव रीजन, दैट मीन्स क्या है कि आपको रीजन तब प्रोवाइड करना है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत बार हम जब क्वेश्चन मैथ को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे हमको रीजन देना होता है। हम क्या करते हैं, रीजन ना दे के डायरेक्टली उसको क्या कर देते हैं, सिंपल सा लिख के चले जाते हैं, और उसमें कोई भी रीजन नहीं। बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, रीजन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो बहरहाल अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हमको क्या क्या करना है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी हमको लिखना है, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को हमको लिखना है, एंड सेल्फ ड्रॉ, जो भी हो, जो सेल्फ ड्रॉ करेंगे उसके बारे में हमको मेंशन करना है। और साथ में कौन सा, अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट्स को भी हमको क्या करना है, डिस्कस करना। ऑल आंसर इन बॉक्स भी लिखना है, मतलब जितने भी आंसर्स हैं उनको हमको बॉक्स में लिखना है। जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं उनको क्या करना, अंडरलाइन करना है। क्लियर है। तो बहरहाल इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे सवाल इस तरह से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइटिंग इज वेरी पुअर। बोलते कि सर मेरी राइटिंग तो बहुत ही खराब है, अब मैं लिखूंगा कैसे, मेरी राइटिंग अगर बहुत ज्यादा खराब है तो क्या हमको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये भी सवाल सही है कि हमारी राइटिंग बहुत खराब है, क्या हमको मार्क्स मिलने वाले कि, भाई देखो राइटिंग खराब होना
और ना होना, दोनों तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ऐसा है कि एग्जाम के टाइम तक आपकी राइटिंग नहीं सुधर पाई है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम लिखोगे नहीं। तो हमने देखो दोनों साइड दो अलग अलग कॉपीज के पेज लगा रखे, एक इस साइड एक इस साइड। तो दोनों साइड मैंने दो पेज लगा रखे। दोनों पेज में आप ध्यान दो, जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है, वो थोड़ा क्या है कि आपका पेज एग्जाम का कॉपी तो नहीं है ये, बट क्या है कि जो भी पेज है, इस पेज में अगर आप ध्यान दो तो एक पेज में बहुत गंदा लिखा गया है और दूसरे पेज में बहुत साफ लिखा गया है। दैट मीन जो आपका इस साइड का पेज है, ये पेज आपका क्या है, ये पेज जो आपका लिखा गया है, ये पेज, ये आपका क्या है, बहुत ही गंदा लिखा गया। लेकिन जो आपका ये वाला पेज लिखा गया, ठीक है, ये जो पेज लिखा गया इधर वाला, ये जो पेज इधर का लिखा गया, ये पेज आपका क्या है, साफ सुथरा लिखा, बहुत ही साफ सुथरा नहीं है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में, अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें, ये जो पेज है आपका क्या है कि थोड़ा सा साफ लिखा, मतलब पढ़ने योग्य है, पढ़ने लायक है। ये एग्जाम, ये पेपर क्या है कि एक्सेप्टेबल रहेगा, एक कॉपी एक्सेप्टेबल रहेगी। एक्सेप्टेबल का सेंस डिक्लाइन तो होगा नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब बहुत ही गंदा लिखा होता है ना, तो वो नहीं चाहता कि भाई हम चलें इसको पढ़ें। कौन कौन सा एग्जामिनर उसको 1 घंटा पढ़ेगा, वर्ड को सेट करेगा, आपकी ग्रामर ग्रामर को मेंटेन करेगा। दैट मीन्स अगर आपकी राइटिंग पुअर है, और इतनी ज्यादा पुअर नहीं है कि मतलब कि वो पढ़ने लायक नहीं है, अगर पढ़ने लायक नहीं है तो भाई बबुआ, तो आप अपना क्या करो, राइटिंग सुधार लो, नहीं तो नंबर आपके कटने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग लिखने लायक है, पढ़ने लायक है, पढ़ने में आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास पढ़ो, एकदम बेहिचक, एकदम मस्ती में मौला में, एकदम बढ़िया बिंदास पढ़ के जाओ, एकदम बिंदास एग्जाम दे के आओ। कोई भी नंबर नहीं कटने वाला, कोई भी मार्क्स आपका इधर उधर नहीं होने, बस आप सही लिख के आओ, गलत नहीं लिख के आना। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि राइटिंग इस पे, और इसके बारे में जो भी मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे टीचर्स से मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, जो आपके 10 साल 15 साल से आपकी कॉपीज को चेक कर रहे हैं। तो जो कॉपी को चेक कर उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि यहाँ पे हमारे जो भी मार्क्स देने की प्रक्रिया है, इसमें राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ वो जो लिखा गया वो पढ़ने में आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पढ़ने में ही नहीं यार, तब मार्क्स कैसे दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बच्चों ने बहुत ज्यादा पूछा कि सर मेरा मार्क्स डिपेंड किस पे करता है, अगर मैं लिख के भी आता हूं, मैं सही लिख के भी आ रहा होता हूं, तब भी मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। देखो, तो मार्क्स हमारे जो आते हैं, वो सबसे ज्यादा डिपेंड डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं, हमारे स्ट्रेटजीज पे, हम राइट कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इस दो स्ट्रेटजीज दिख रही हैं, एक हमारी क्या है, सिक्वेंशियल स्ट्रेटजी है, एक अनसिक्वेंशियल स्ट्रेटजी है। दोनों स्ट्रेटजी जो दिख रही है, एक अनसिक्वेंशियल और सिक्वेंशियल का सेंस यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपके पास कितने सेक्शन हो, चार सेक्शन या 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन आपके हो गए, ए बी सी डी और ई, 5 सेक्शन हो गए। 5 सेक्शन में आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन उठा लिए तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाया, पता लगा हमने सेक्शन ए से क्वेश्चन उठाया, सेक्शन ए से क्वेश्चन उठाया, सेक्शन बी से क्वेश्चन उठाया, सेक्शन सी से क्वेश्चन उठाया। तो अब एक क्वेश्चन सेक्शन बी से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सेक्शन सी से, अगला क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ए से कर ले रहे हैं। मतलब हम जितनी बार भी क्वेश्चन का चयन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है, कोई सेक्शन ए से जा रहा है, कोई सेक्शन बी से जा रहा है, कोई सेक्शन सी से जा रहा है। सेक्शन सी का पता लगा 18वां क्वेश्चन जो भी उस सेक्शन में आता होगा, मान लो 18वां क्वेश्चन बाद में किया, तो फिर लास्ट में आके हम पहला कर दे रहे हैं। ये इस तरह से जब आप अनसिक्वेंशियल काम कर रहे होगे, तो तब आपके मार्क्स यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस हैं, आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। यहाँ पे एग्जामिनर क्या होता है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, भाई आप ही को कोई दे दिया जाए 20 बार आपसे पलटवाए एक ही कॉपी को ना, जितने 38 क्वेश्चन होते 38 बार आपसे पलटवाए एक ही कॉपी, तो मतलब उसको तो 10 कॉपी चेक करने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो उस जगह पे आपके मार्क्स भी कटने के चांसेस होते हैं। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, बच्चों लोग, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप सेक्शन बी पकड़ रहे हो, या सेक्शन ए पकड़ रहे हो, सेक्शन सी पकड़ रहे हो, सेक्शन डी पकड़ रहे हो, किसी भी सेक्शन को अगर आप कंसीडर करते हो, तो कोशिश करिएगा आप उस सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करो, कंप्लीट करो। कोशिश करना कि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेंड करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को करके ही आओ, और करके ही आओ का सेंस ये नहीं है कि मतलब करो मत, करके ही आओ का सेंस तो कभी कभी हो सकता है कुछ सेक्शन में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमको नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन हमारा सेक्शन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है, हाँ उसको छोड़ सकते हो, बाद में ले जाके हम उसको सेक्शन को, लेकिन क्या है कि कोशिश करना है कि हम जो भी करें सीक्वेंस राइटिंग करें, सीक्वेंस में राइट करें, अनसीक्वेंस ना करें। उसको बेसिक फॉर्मेशन में कर रहे हो, अनसीक्वेंशियल राइटिंग में ना कर रहे हो, कि कोई यहाँ का क्वेश्चन कोई वहां का क्वेश्चन, ऐसा ऐसा नहीं कर रहे हो। ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछा जाता है, बहुत बारे बच्चों ने पूछा कि सर
अगर हमारी राइटिंग स्पीड ही बहुत स्लो हो तो क्या करूं? अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो भाई, जब ये बात आ जाती है कि सर हमारी राइटिंग स्पीड वेरी स्लो है, बहुत ही स्लो है, तो मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं तैयार हूँ? भाई अगर आप 10th बोर्ड में हो या 12th बोर्ड में हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स आपने टेस्ट पेपर भी दिए होंगे, आपने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया होगा, आपने बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो। और आपने नोट्स भी बनाया होगा, चाहे ऑनलाइन तरीके से चाहे ऑफलाइन तरीके। ऑफलाइन में अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आप ये बोलने के लिए तो एलिजिबल ही नहीं कि मैं बहुत स्लो लिखता हूँ। और ऑनलाइन में बनाया तो थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हम वीडियो को पॉज करके अपना काम कर लेते हैं, जो भी बचता है उसको आगे की क्लास आगे मतलब थोड़ा सा स्पीड स्लो करके अपना काम कर लेंगे। बट जो क्लास में करंट में आप नोट्स बना रहे होते हो उस जगह पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो दैट मीन्स अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो दैट मीन्स आपकी राइटिंग स्पीड स्लो नहीं है भाई। आपकी राइटिंग स्पीड स्लो नहीं है, बल्कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। टाइम मैनेजमेंट का सेंस क्या है कि आपके जो सेक्शन 5 सेक्शन आ रहे हैं मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं, उन सेक्शंस के नंबर वाइज कितने मिनट कितने टाइम हमको देना है, कितना समय प्रोवाइड करना है, उसमें उसके मैनेजमेंट में आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उस मैनेजमेंट को अच्छा कर लेते हो, उस मैनेजमेंट को सही सुटेबल कर लेते हो कि हमको इस एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो कितना टाइम देना है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो कितना टाइम देना है, उस स्ट्रेटजी के अंदर में अगर आप काम करते हो, तो आपकी राइटिंग स्पीड में कोई कमी नहीं है। आपकी राइटिंग स्पीड एकदम बेहतरीन है, मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी राइटिंग स्पीड में। ओके। तो राइटिंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ सेक्शन डिवाइड किए। सेक्शन जैसे आपकी पेपर में आता है, मैथ के सेक्शन में 5 सेक्शन आपके मिलते हैं, और बाकी में जो भी सेक्शन है सब में सेक्शन लगभग सेम है। ABCDE 4 5 सेक्शन आपको मिलते हैं। अब देखो, मैंने कैटेगरी वाइज टाइम को आपको डिवाइड करके दिखाया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, सेक्शन ए को आप ध्यान से देखो। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। कितने क्वेश्चन? 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो जब आपके पास 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दैट मीन्स इस पे आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दे रहे हो तो टोटल 50 मिनट, 40 to 50 मिनट, मैंने यहाँ पे कॉर्नर में लिख रखा है कि 40 to 50 मिनट। आप कॉर्नर में देखो, यहाँ पे इन साइड वाले कॉर्नर में है, इस साइड वाले कॉर्नर पे क्या है? 40 to 50 मिनट। मतलब आपको सेक्शन ए के लिए कितना मिनट देना है? 40 से 50 मिनट देना है। सेक्शन ए के लिए कितना देना है? 40 से 50 मिनट देना है। और दूसरी बात, सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी में आपके पास कितने क्वेश्चन है? सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन है 5, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 2। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब 2 नंबर का जब एक क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के एक क्वेश्चन पे दैट मीन्स आप मैक्सिमम कितना, 5 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप कितना मिनट दे दो? 5 मिनट दे दो। कितना मिनट दे दो? 5 मिनट आप दे दो। जब आप 5 मिनट दे दो तो मतलब टोटल 25 मिनट्स आपके हो जाते हैं। कितने नंबर, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने पे किया, मतलब एक्सपेंड किया अपना हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, मतलब 25 मिनट। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी को आप मैक्सिमम 30 मिनट दो, या 30 से 35 मिनट तक ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी 5 मिनट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के लिए हर एक क्वेश्चन के 5 मिनट क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? रीजन क्या है कि सेक्शन बी जो है आपका 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैं उसके लिए 5 मिनट अलॉट किया, तो 5 मिनट में आपको कंप्लीट 5 मिनट नहीं लगेंगे उसको लिखने में, उससे कम ही लगेगा। तो उसमें जो भी टाइम बचेगा उसको हम यहाँ कहाँ पे लाके ऐड कर देंगे? सेक्शन सी पे ऐड करेंगे। बट जितना टाइम क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं, जितना टाइम क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड करें, उस टाइम क्राइटेरिया के अंडर में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेक्शन डी पे आते हैं, तो सेक्शन डी हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं, और 5 मार्क्स के आपके होते हैं। कितने? 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो है इस सेक्शन डी में आते हैं, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स कम से कम इसको 5 मिनट एक क्वेश्चन को देना पड़ेगा। आपको इतना पर्याप्त लिखना पड़ेगा कि कम से कम आप उसमें कितना दे दो? 5 मिनट आप वहां पे दे दो। तो 5 मिनट के लिए जब आप वहां पे टाइम रखोगे, 5 मिनट आप देखो, दैट मीन्स आपको कम से कम 40 मिनट, 4 क्वेश्चन के लिए, सॉरी,
5 मिनट में तो कम ही होगा, आई थिंक 10 मिनट दे सकते हैं। रीजन क्या है कि जब हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के लिए काम करेंगे, हम 10 मिनट पर क्वेश्चन लगाएं तो 40 मिनट हम प्रोवाइड करें। दैट मीन 10 मिनट में एक पर्याप्त क्वेश्चन, अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा। सेक्शन डी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक होता। मैंने मिस्टेक कर दिया, मिस हो गया कि कुछ सेक्शन डी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर जो होता है तो उसके लिए 10 मिनट पर क्वेश्चन। दैट मीन्स 10 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप दोगे, 4 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट आपने दिया। उसके बाद आता है सेक्शन ई, जो आपके केस स्टडी बेस होता है। केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, सॉरी, 4 मार्क्स के मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के मिलेंगे। दैट मीन्स 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इनको भी 10 मिनट दे दो। देखो इस सेक्शन में लिखने को तो ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 1, 1 और 2 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। तो 1, 1, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30, सॉरी, 4 3 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 30 मिनट यहाँ पे आप 10 मिनट यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई ये 4 ही नंबर का है और हम इसको 10 मिनट दे रहे हैं, जबकि आप बोल रहे हैं कि एक ही नंबर, सर बोल रहे हैं कि आप एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन ही होगा, सिंगल मार्क्स तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मीन आपको केस को रीड करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो हम 10-10 मिनट यहाँ देते हैं, तो मतलब कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, 30 मिनट हो गए। तो अगर हम टाइम क्राइटेरिया को ऐड करें, ऊपर हमने पहले सेक्शन को 40-50 मिनट दिया, दूसरे को 25 मिनट दिया, तीसरे को 30 मिनट दे दिया, चौथे को 40 मिनट दे दिया, और पांचवें सेक्शन को हमने 30 मिनट दिया, मतलब 175 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 175 मिनट्स हो गए। दैट मीन्स हमको मिलते कितने? 180 मिनट टोटल मिलते हैं एग्जाम पेपर को लिखने के लिए। तो हमको कितने कितने टाइम मिला? 175 मिनट में ही हमारा पेपर खत्म हो गया। और इससे ज्यादा टाइम अगर आप लगाते हो, दैट मीन्स आपने टाइम का किल किया, टाइम को किल किया, मिस यूज किया। मिस यूज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जाम में मिस यूज क्या करोगे भाई, वहां पे वैसे भी टाइम की जरूरत बहुत ज्यादा, मिस यूज तो कर नहीं सकते। बट क्या है कि वहां पे अपने टाइम को किल किया। तो टाइम को हमको नहीं किल करना है, टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर मेरे को स्टार्ट करना है लिखना, तो कहाँ से स्टार्ट करूं ताकि बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाए। अब स्टार्ट करने वाली बात जब आती है, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, कुछ सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, कुछ केस स्टडी के नाम पे सेक्शन ई से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मेरा सजेशन अगर मानो, तो केस स्टडी पे आपको 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट देना। अगर आप 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, तो केस स्टडी स्टार्ट कर लो, क्योंकि उसमें लिखना ज्यादा नहीं है, पढ़ना और समझना ज्यादा है। तो केस स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोशिश करो सेक्शन डी से स्टार्ट करो। कोशिश करो कि सेक्शन डी से स्टार्ट करो, सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए तक कंप्लीट कर डालो। उसके बाद आप सेक्शन ई पे आओ। सेक्शन ई पे जितना भी टाइम बचा रहे, उस पे सारा टाइम झोंक दो, उसके क्वेश्चन को सही कर ले जाओ। रीजन क्या है कि केस स्टडी में क्वेश्चन इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। और सेक्शन डी डी सी बी ए में जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, तो कंप्लीटली आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे होंगे प्रॉपर नहीं है, क्लियर क्लियर है कि नहीं आ रहा। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है। तो कोशिश यही करना कि आप सेक्शन डी से स्टार्ट करो, ए की तरफ आओ, ई को बाद में सॉल्व करो। या अगर ई से स्टार्ट कर सकते हो, देखो मेरे कहने का मेन पर्पज क्या है कि आप पहले ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करो। जहां पे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं उसको आप, जैसे सेक्शन ए पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मिलने वाले हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पे 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। दैट मीन्स बाई द वे, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए और करना भी नहीं। दैट मीन्स बाई द वे, अगर सेक्शन ए आपका छूट भी जाता है, तो 20 मार्क्स टोटल छूटेगा, 20 क्वेश्चन के लिए छूटेगा। ठीक है। लेकिन उसमें भी आप कुछ न कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर अगर ढंग से टाइम को मैनेज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी ना कर पाए रहो। दैट मीन्स वहां पे ज्यादा नहीं लिखना होगा, 2, 3, 4, 5 लाइन के अंडर में आपके आंसर देने होंगे। तो वहां पे आपके मार्क्स बनने के चांसेस बने रहेंगे। अगर आप क्या करोगे, यहाँ फ्रंट से मतलब बैक साइड के सेक्शन ई से स्टार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हो गई, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अगली बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना। और इस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर क्या, मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि क्या मैं सर, जो कटिंग होती है, जैसे कि हमारी कोई गलती हो गई, अब उस गलती को हम क्या करते हैं, गलत काट देते हैं फटाक से। क्या जो गलती होती है उसको हम काट सकते हैं?
अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। देखो भाई, काटने को तो तुम पूरी कॉपी काट डालो, पूरी कॉपी को गोंच दो, कौन सा क्या फर्क, कौन मना करने आएगा तुमको भाई, तुम गोंचो या ना करो, मैं लिखो या जो लिखे रहोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने ना। मतलब आपके लिखने ना लिखने, घोंचने काटने की कोई बाउंडेशन है, लेकिन मार्क्स तो हमको चाहिए ना। हम एग्जाम देने क्यों गए हैं? मार्क्स को गेन करने के लिए गए हैं। और जब मार्क्स गेन करने के लिए गए हैं तो दैट मीन्स कटिंग तो अपने हिसाब से नॉट अलाउड। बट बाय द वे आपकी कोई गलती हो जाती है, बाय द वे अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो हमको कटिंग किस हिसाब से करनी है, बताओ भाई। देखो, हमको हमेशा जब भी कट करना है, अगर बाय द वे हमसे गलती हो जाता है, हमको कट एकदम सीधी लाइन, जैसे मैं सेकंड पॉइंट को कट करूं तो कुछ ऐसा तिरछा बन रहा है भाई। क्या हो गया? हम्म, अभी अभी सीधा बनेगा। एक सीधी लाइन से हमको कट करना है, सीधी लाइन भी टेढ़ी हो गई यहाँ पे हो। तो क्या करना है हमको, कुल मिला के समझो कि हमको एक स्ट्रेट लाइन से इसको क्या करना है, कट करना है। हमको ज्यादा उस पर इस तरह से गोच नहीं देना है, इस तरह से गोचना नहीं है कि वहां पे हमारा पेज गंदा हो जाए, पेज खराब हो जाए। ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। दैट मीन्स अगर जब भी हम गलती कर रहे हो, जब भी हमसे गलती हो जाए तो वहां पे क्या कर देना है, हमको एक सीधी लाइन से क्या कर देना है, कट कर देना है। एकदम स्ट्रेट काट के छोड़ देना है, उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। बट कोशिश करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज तक आपकी ऐसी कोई गलती ना हो जहां से हमको लाइन खींचनी पड़े, जहां हमको घोंचना पड़े, जहां हमको काटना काटना पड़े। डोंट यूज द शॉर्ट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के दिन में, आज के टाइम में सारे स्टूडेंट्स टीचर से ज्यादा टेक्निकल हैं, टीचर से ज्यादा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, टीचर्स टीचर से ज्यादा चैट से जुड़े हुए हैं, टीचर से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक मोबाइल इंस्टाग्राम दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। तो उनकी राइटिंग की जो इंग्लिश लिखने की जो टेंडेंसी है ना, वो शॉर्ट होती है, जैसे बिकॉज को बीसीजेड लिख देते हैं। बाकी बहुत सारे मैं देखता हूँ तो गुड मॉर्निंग को जीडीएमओ लिख देते हैं, जीडी समथिंग जो भी लिख देते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है भैया, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आना है। शॉर्ट फॉर्म लिखोगे नुकसान आपका है, आपकी गलती है, आपका ही नुकसान होगा, नंबर नहीं मिलने वाले वहां पे। ठीक है, तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट है अंडरलाइन की पॉइंट। थर्ड अंडरलाइन की पॉइंट का सेंस क्या है कि आपको की पॉइंट को हमेशा अंडरलाइन करते जाना है। की पॉइंट को अंडरलाइन करने से हमारा बेनिफिट क्या है कि जब भी टीचर्स क्वेश्चन को चेक कर रहा होगा तो क्वेश्चन के आंसर को जब चेक कर रहा होगा तो क्वेश्चन देखने के बाद उसको समझ में आ जाता, पता होता है कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके उस की पॉइंट उसके थॉट से मैच कर रहे होंगे, उनके थॉट से मैच कर रहे होंगे, तो दैट मीन्स वहां पे आपके मार्क्स बिना चेक किए भी मिल सकते हैं। बिना चेक करने का सेंस कॉपी तो चेक करेंगे ही, बिना चेक करने मतलब आपके की पॉइंट अंडरलाइन है तो हाँ सेंस में आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो ऐसा लिखा है कि जो अंडरलाइन उन्होंने किया है। इसका मतलब क्या है कि आपके अगर 1 मार्क्स मिलने हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 एंड 2 के नियर अबाउट आप फाइंड कर सकते हो। तो दैट मीन्स आप इस तरह से मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो ये भाई इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं खूब जोर शोर से तैयारी करो, एकदम मेहनत से तैयारी करो। और जिनको भी रिवीजन करना है तो आप इबिल मैथ्स चैनल पे जाकर पूरा का पूरा सारा का सारा मैथमेटिक्स वहां पे पड़ा हुआ है, आप बिंदास वहां पे रिवीजन कर सकते हो, बिंदास वहां पे सारी पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है किसी भी चैनल की तरह, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं पे करना, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। ठीक है, तो आप लोग को सभी को जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सबको एकदम एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग पूरा का पूरा फुल मार्क्स लेके आओ, सब एकदम बिंदास मेहनत से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और आप सभी अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करो। धन्यवाद।